आज के इस वीडियो में समान ज्ञान का 22वां भाग लेकर आ रहे हैं और यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप पे जाके उसको डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? मतलब कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कहा जाता है कि भारत का जो प्रधान व्यक्ति वो राष्ट्रपति है, लेकिन ये किसकी सहायता के लिए होता है? ये अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, तो ये करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर। जैसे जो भी बड़े काम होते हैं, बड़े फैसले होते हैं, जैसे कि किसी देश से युद्ध करना या फिर किसी देश से कोई संधि करना, अपने देश का कुछ भाग किसी को देना या फिर किसी देश का कुछ भाग अपने में लेना, ये सारे जो बड़े फैसले होते हैं, ये जो केंद्रीय कैबिनेट होती है ये अप्रूवल करके देती है, तभी प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि प्रेसिडेंट इस पे खुद सिग्नेचर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये भले जितने पावरफुल हों, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगर आपसे एक तरह से ये पूछ ले कोई, ये तो क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि यहाँ पे कौन ज़्यादा पावरफुल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर प्रधानमंत्री, कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो सबसे ज़्यादा पावर है केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास। क्योंकि अगर युद्ध या फिर इस तरह के बड़े फैसले लेने होंगे तो प्रधानमंत्री अकेले फैसले नहीं ले सकते हैं, उसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल तक जाना होगा। अगला है कि कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? तो ये होते हैं 3। मतलब कि कानून निर्माण के लिए क्या होता है, पहले लोकसभा में उसको पास कराया जाएगा या फिर राज्यसभा में। तो अगर पहले लोकसभा तो बाद में राज्यसभा, या फिर पहले राज्यसभा तो बाद में लोकसभा। और इसके बाद जो तीसरा स्टेप है ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर, यानी कि 3 लेयर में ये कोई भी जो विधेयक होता है कानून का रूप लेता है। अगला है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी मतलब कि आप कानूनी सलाह देने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। ये होते हैं भारत के महान्यायवादी। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इनका पक्ष रखते हैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो इन दोनों कोर्ट में या फिर इस तरह का जो भी मसला सलाह देना है वो भारत के महान्यायवादी भारत सरकार को देते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने का निर्देश देता है? तो ये है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 मतलब आर्टिकल 40 में बताया गया है कि जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी वो जो पंचायत हैं उनके लिए उनका गठन करेगी, उनका चुनाव भी कराएगी। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है कौन कराता है? तो ये चुनाव आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है, ये राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सबसे पहले कब किया गया था? तो ये किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव में। और आपसे पूछा जाता है कि ये कब आया था? तो ये आया था 1942 में। देखिए जब क्रिप्स प्रस्ताव भारत में आया था तो उस समय ये 1939 और 1945 के बीच का टाइम पीरियड है। और ये टाइम पीरियड हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पे चल रहा था। और इस जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसमें अंग्रेजों की हार हो रही थी और अंग्रेज चाहते थे कि इसमें जो इंडिया के लोग हैं सेना में भर्ती होकर हमारा सपोर्ट करें, और इसीलिए क्रिप्स प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अगर आप हमें युद्ध में सपोर्ट करते हैं तो युद्ध जीतने के बाद, मतलब कि दूसरा विश्व युद्ध जीतने के बाद हम भारत को कुछ हद तक स्वतंत्रता दे देंगे। मतलब कि आप कुछ छोटे बड़े कानून बना सकते हैं लेकिन मेन हम ही रहेंगे। तो यहाँ पे गांधी जी ने इसको कहा था कि ये ऐसा चेक है जो कि जिसका बैंक क्रैश हो चुका है। तो ये है क्रिप्स प्रस्ताव, लेकिन इसी में सबसे पहली बार सत्ता के हस्तांतरण के बारे में बताया गया। अगला है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, और इनको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इस तरह कई और लोग हैं जिनको कि कई उपनाम मिले हैं, जैसे कि जो गुरुदेव उपनाम मिला है, क्या आप बता सकते हैं किसको मिला है? तो ये मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव
मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको सबसे पहले नोबेल मिला 1913 में। और ये क्यों मिला था? तो ये मिला था साहित्य के लिए किसके रचना पे? तो ये मिला था गीतांजलि पे। तो आप देखेंगे कि इंडिया में सबसे पहले इन्हीं को नोबेल मिला। इनके बाद मिला था 1930 में CB रमन को। तो इस तरह कई क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। और देखिए यहाँ पे जो JB कृपलानी थे ये 1 साल से अधिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह गए, मतलब कि 1 साल से अधिक इनका टाइम पीरियड रहा। और इससे पहले आप देखेंगे जब शुरुआत की बात होती है, जबकि कांग्रेस बनाया गया था 1885 में, यहाँ से लेके 1905 के करीब तक, तो यहाँ पे एक व्यक्ति केवल एक ही बार रहता था। लेकिन JB कृपलानी के एक साल से अधिक रहने का कारण ये था कि अब तय हो चुका था कि भारत जल्दी स्वतंत्र होने वाला है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या गांधी जी कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो हाँ, एक बार बने थे 1924 में। कहाँ पे? तो बेलगांव में। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी जी सदस्य थे या फिर नहीं? तो गांधी जी का मत था कि भारत जब आज़ाद हो रहा है तो कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, और गांधी जी इस कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला है कि यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? तो यह है KC वीर के का कथन है। अगला है कि विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? तो यह है नेपाल। आप ये गलती मत करिएगा कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बता दीजिए। भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, यहाँ पे सभी धर्म और सभी जाति के लोग रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि एशियाई विकास बैंक मतलब कि ADB का मुख्यालय किस देश में है? तो ये है फिलीपींस में, और ये है मनीला शहर में। कई बार इस तरह के मुख्यालय वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है अमेरिका में। और अमेरिका के किस शहर में? तो न्यूयॉर्क में। इसकी जो मीटिंग होती है यहीं होती है। इसके अलावा कई बार पूछा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, और इसकी हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो जिनेवा में। जिनेवा मतलब कि स्विट्जरलैंड में। इसके साथ साथ पूछा जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसका भी है जिनेवा में ही। जिनेवा में कई तरह के हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा में। यहाँ पे लिख देते हैं ICRC। इसके साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो WTO है, इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो इस तरह के कई हेडक्वार्टर संबंधित क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है कि बियरर बांड स्कीम, इसका उद्देश्य क्या है? बियरर बांड स्कीम, तो काले धन की निकासी से इसका रिलेशन है। अगला है कि ब्याज दर किस नीति से संबंधित होते हैं? तो ये जो हमारा RBI मौद्रिक नीति बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ब्याज दर इसी से रिलेटेड होता है। देखिए RBI से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि ये कब बनाया गया? तो 1935 में। कब राष्ट्रीयकरण किया गया इसका? 1949 में। किस कमेटी के कहने पे बनाया गया? तो हिल्टन यंग कमेटी के अप्रूवल पे ये बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय RBI के गवर्नर कौन है? कमेंट करके बताइए। RBI के गवर्नर कौन है? कमेंट करके बताइए। आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं उसी समय का आपको बताना होगा। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में। नेशनल डेवलपमेंट है तो इसका किया गया था 1952 में, और जो विकास वाले काम है वो बनाना इनका काम होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि शेयर बाजार में अल्फा सेक्टर का क्या अर्थ है? तो शेयर बाजार में अल्फा सेक्टर का अर्थ है कि वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। जो इसमें अस्थिरता होती है शेयर बाजार में, कभी कम कभी ज़्यादा, इसका मापन करती है। आगे बढ़ते हैं। तो सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो ये है INTUC ट्रेड यूनियन, मतलब कि सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है पूरे इंडिया के। आगे बढ़ते हैं। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए प्रावधान किया गया? तो ये है 1909 का मार्ले-मिंटो रिफॉर्म। देखिए यहाँ पे अगर आपसे पृथक निर्वाचन की बात पूछी जाए तो इसके लिए 2 रिफॉर्म कई बार पूछे जाते हैं। एक तो है 1909 में मार्ले-मिंटो रिफॉर्म, और दूसरा है 1919 में मॉन्टेगू
चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये दो रिफॉर्म कई बार पूछे जाते हैं, नाम याद रखिए, आपको ईयर भी इनका याद रखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध के उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब कि जो राज्यों का आपस में संबंध है, तो ये है अनुच्छेद 263 में। सरकारी उपक्रम समिति यानी कि वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। आपको बताना है कि इस समिति में 22 में से कितने लोकसभा और कितने राज्यसभा से होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो लोकसभा होता है इसमें 550 लोग होते हैं, जो राज्यसभा होता है उसमें 250 लोग होते हैं। इनमें से मिला करके कई तरह की समितियां बनाई जाती है, जिसमें से पूछा गया है सरकारी उपक्रम समिति। इसमें कुल मिला के 22 लोग होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल, अगर मतलब कि पूर्ण गवर्नमेंट की सरकार है तो, या फिर मिली जुली है और 272 प्लस का आंकड़ा छू रही है तब। और राज्यसभा का, अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, ये कभी बिना कार्यकाल की है, ये एक बार बन गई तो चलती रहती है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। अगला है कि सबसे पहले किस राज्य में लोक अदालतें आयोजित की गई? तो ये है गुजरात में, और गुजरात में ही लोक अदालत बनाई गई। लोक अदालत बनाने का ये मतलब होता है कि जिन मामलों में लोग सुलह करना चाहते हैं या फिर जो छोटे मामले होते हैं उनको तुरंत उनका निस्तारण कर देने के लिए लोक अदालत बनाई जाती है। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान की हुई थी 1949 में और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1866 में। अगला है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद है ये छोटे न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए? तो देखिए ये हुआ था 39वां संविधान संशोधन और ये हुआ था 1975 में। इसमें हुआ क्या था कि जो भी अगर इस तरह के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा का जो भी मामला होगा सीधे इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। अगला है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पे अध्यादेश नहीं जारी कर सकता? तो यह है राज्य सूची, क्योंकि राज्य सूची के विषयों पे अध्यादेश जारी करने का काम है राज्यपाल का। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये है 51A। मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया है? USSR, मतलब कि आज के रूस से। और हमने मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया है? तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। अगला है, लेकिन उससे पहले आपके लिए दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे यहाँ जो संवैधानिक प्रणाली है जैसे कि संसद, इस तरह की हम प्रणाली को कहाँ से लिए हैं ये आपको कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका से। यहाँ पे अमेरिका से लिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो जो संविधान है इसका संरक्षक के रूप में काम करेगा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो यह है भारत की जनता। जैसे कि आप प्रस्तावना देखेंगे उसमें लिखा गया है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो ये भारत की जनता में ही इसकी संप्रभुता निहित है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो ये तभी घोषित हुआ जब हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया। ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई ये पूछा जाता है? 9 दिसंबर 1946 को। और इस यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? पहले राष्ट्रपति का नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। बेहद आसान क्वेश्चन और आपको उत्तर इसी पेज में हम मिल जाएगा या फिर हम मिल चुका होगा। अगला है कि मूल अधिकारों को सबसे पहले किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई? तो यह है अमेरिका, और हमने भी मूल अधिकार यहीं से लिए हैं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दो चीज़ें हैं, मूल अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य रूस से।
अगला है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है, तो ये करता है राज्यसभा 2/3 बहुमत से, मतलब कि 250 लोग हैं, इसका 2/3 आप निकाल लीजिए, कम से कम ये हो जाएगा 170 के करीब करीब। अगला है कि लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आपको कितने % सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब कि अब लोकसभा में सुनेंगे पक्ष का नेता, एक होता है विपक्ष का नेता। तो देखिए, पक्ष का नेता वही होता है लोकसभा में जो कि प्रधानमंत्री बनता है, मतलब इस समय मोदी जी हैं। लेकिन विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम इनके पास 10% सीटें होनी चाहिए किसी एक पार्टी के पास। ऐसा नहीं है कि कई लोगों को मिला के, नहीं, किसी एक पार्टी के साथ। तो यहाँ पे जैसे 550 का 10% आप निकालेंगे तो 55 हो जाता है। अगर 55 सीटें कोई भी पार्टी रखती है तभी भी उसको विपक्ष का दर्जा मिलेगा, और जो विपक्ष के नेता हैं उनको कैबिनेट मंत्री जैसी सुविधाएं मिलती हैं। अगर 55 नहीं है, 54 है, तो आपको 54 से कम है तो आपको ये दर्जा नहीं मिलेगा। अगला है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो अभी हमने आपको बताया 9 दिसंबर 1946 में। अगर आप पीछे वाले पेज पे देखेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया है पहली बैठक। अगला है कि संविधान निर्माण की दिशा में पहला उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जुलाई 1947 को यह प्रस्ताव किसने लाया, तो ये लाया गया था उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो यह एक वैधानिक अधिकार है, और इसके पूछने का ये मतलब है क्योंकि 1978 से पहले ये एक मौलिक अधिकार था, और उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी। इसमें से एक को घटा दिया गया और वो था वैधानिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा करके वैधानिक अधिकार बनाया गया। अगला है कि किस वर्ष संसद ने छुआछूत अपराध माना, इस अधिनियम को संशोधित कर दिया और इसके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया, तो ये था 1976। किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया, तो ये है 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1976 में। इसको मिनी संविधान भी कहते हैं और यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि भारत के कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद मतलब कि सेकेंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त करके निर्वाचित हुए थे, तो ये है बीबी गिरी। देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कुछ इस तरह के चुनाव होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 लोग हैं और एक लोग को यहाँ पे मत देना है, दूसरे को यहाँ पे, तो एक व्यक्ति दोनों लोगों को वोट दे सकता है। अब इनको करना क्या होगा कि हमको यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, मतलब कि हमारी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है। तो इस तरह चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो इस तरह में जो द्वितीय प्रेफरेंस है, सेकेंड प्रेफरेंस, इसके आधार पर ये जीत गए थे। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है, तो ये है अनुच्छेद 360। आपातकाल 3 तरह से लगता है, 352, 356 और 360। 360 मतलब कि वित्तीय आपातकाल, 356 मतलब कि जो राज्य में लगता है, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, जो भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में एकल नागरिकता मिलती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो भारत का संविधान है इसमें आपको बस एक ही नागरिकता मिलेगी, चाहे वो आप मतलब पूरे इंडिया की, ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता मिलती है, इसके अलावा इंडिया की भी नागरिकता मिलती है। अगर आप किसी और देश का नागरिकता ले लेते हैं, किसी भी देश का, तो आपको इंडिया की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी या फिर आपसे छीन ली जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब कि प्रेस क्या लिखता है, इसको लिखने के लिए जो पावर मिली है, ये है अनुच्छेद 19(1) में। अनुच्छेद 19 का क कहिए या फिर 1 कहिए। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या जो बोलने की स्वतंत्रता है वो अलग है और प्रेस की स्वतंत्रता अलग है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता भी बोलने की स्वतंत्रता में ही शामिल है। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तो ये थे फजल अली की अध्यक्षता में। कई बार पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे फजल अली। और जो मूल संविधान में 4 अलग अलग प्रवर्ग थे, इनको समाप्त करने के लिए इनको हेड बनाया गया।
अगला है कि भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो यह है राष्ट्रपति में। हालांकि इनको केंद्रीय कैबिनेट की अप्रूवल जरूरी होती है। आगे बढ़ते हैं तो प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया था किस स्थान से। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये है राजस्थान और जिला है नागौर। नागौर जिला राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर। अगला है कि लोकसभा का कुल कोरम सदस्य संख्या कितना होता है, तो ये होता है 1/10। 1/10 कहने का क्या मतलब है, यानी कि 55 लोग। 550 का 1/10 यानी कि 55। अब ये कोरम क्या होता है, तो कोरम का मतलब ये है कि कभी कभी आप देखेंगे किसी किसी बिल पे बहुत कम लोग लोकसभा में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो तब तक नहीं बाहर आएंगे, तब तक अपने चेयर पे नहीं आएंगे जब तक कि कम से कम 55 लोग ना आ जाए। अगर 55 से कम लोग लोकसभा में आते हैं तो ये कोरम पूरा नहीं होता है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। कम से कम 55 होना जरूरी है। इस तरह यही जो 1/10 का रूल है राज्य विधानसभा में, संसद में, हर जगह यही लगता है। अगला है कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता था, तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि 1951-52 में बनाया गया। अगला है कि राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करते हैं, और अगर यही केंद्र स्तर पर पूछ लिया जाए तब तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए, कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको है, तो यह है केवल और केवल संसद को। और अगर आप संविधान पढ़ना शुरू करेंगे तो भाग 1 में ही आपको ये मिल जाता है कि किसी भी राज्य का गठन करना, सीमा का बदलाव करना, नाम का परिवर्तन करना, केवल और केवल संसद को ही इसकी मंजूरी है। अगला है कि भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग कर दी जाती है, तो ये है राष्ट्रपति, लेकिन इनको प्रधानमंत्री का परामर्श जरूरी है। परामर्श करिए या फिर इनके लिखित आश्वासन के बाद ही ये भंग कर सकते हैं। अगला है लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी कोई नई लोकसभा चुन करके आती है तो उसमें 550 लोग होते हैं। इन 550 लोगों में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है और इनको बना देता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर का काम ये होता है कि जो बाकी संसद हैं, जो सदस्य हैं, उनको शपथ दिलाना। सबको शपथ दिलाने के बाद इन्हीं लोगों में से चुनाव होता है और एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है।